सबसे पहले मेरे पास पी ब्लॉक पढ़ना है। शुरुआत में 13th ग्रुप से कर रही हूँ। 13th ग्रुप में सारे बेसिक्स में क्लियर करूंगी, इसलिए स्लो चलेगा। और अगले ग्रुप से सेम एज दैट, डू सेम एज दैट, ये शुरू हो जाएगा। ग्रुप 15 से तुम लोगों की बारी आएगी, बताओ अब क्या, क्योंकि मैं 2 ग्रुप में एक ही बात बता के आ चुकी हूँ। मैक्सिमम चीजें कॉपी पेस्ट होंगी, डिपेंड करेगा आपकी रिटेंशन पे। एक भी लाइन नोट्स में छोड़ी तो वो खतरनाक होगी, बढ़िया करके खतरनाक होगी, ठीक है। सो आपको नोट्स मेरे साथ साथ बनाने हैं। चलिए, पी ब्लॉक को लेके, पूरे पी ब्लॉक को लेके मुझे मेन कंसर्न्स, मेन कंसिडरेशन या सवालों के जवाब किन 4 फैक्ट्स के चारों तरफ अक्सर ढूंढने होंगे, ये 4 मेरे कंसर्न्स हैं इस चैप्टर में, जो एज दीज हेडिंग्स नहीं पढ़ाए गए, बट आपको पता है, कुछ पता है कुछ नहीं है। इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल्स, तो ये क्या मतलब है, हैव अ लुक वंस अगेन, क्योंकि इतना टेस्टफुल पीरियोडिक टेबल पे मैं टाइम आज के बाद नहीं लगा पाऊंगी जब 12th स्टार्ट होगी। ये एस ब्लॉक को जरा देखिए, मैं पोटेशियम वाला पीरियड उठा लेती हूँ क्योंकि डी ब्लॉक यहीं से शुरू है, ऊपर वालों में बात ही नहीं बता पाऊंगी। जब आप पीरियोडिसिटी पढ़ रहे होते हैं ना, ज्यादातर हमारी पढ़ाई कैल्शियम तक खत्म हो जाती है। रेदर इसको तो हम लेते ही नहीं है, ये 12th में आएगा, फिर हम इधर आ जाते हैं, बीच के डी छोड़ दो। अब ध्यान से, अब तो नहीं छोड़ सकते, अब तो 12th आ गई। आप इस पीरियड को देखो, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, एवरीवन, ये क्या है, एस ब्लॉक। इसकी कॉन्फ़िगरेशन, फोर्थ पीरियड है तो ये क्या होगा, 4s1, और इसमें क्या होगा, 4s2। उसके बाद सीन में आ गए डी ऑर्बिटल्स। जैसे ही डी ऑर्बिटल सीन में आ गए तो एस ब्लॉक से पी ब्लॉक बहुत दूर हो गया, डिफरेंट हो गया, दैट्स वाई डिफरेंट चैप्टर। अब डी ऑर्बिटल्स के बीच में आने से कुछ ऐसी नई कंसर्न्स या नई चीजें इंट्रोड्यूस हुई जो सिर्फ पी ब्लॉक के लिए एप्लीकेबल हैं, एस ब्लॉक के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज, डी ब्लॉक के बीच में आते ही इन दोनों में बेहद गैप आ गया। तो मेरे लिए डी ऑर्बिटल्स का आना क्या क्या इफेक्ट डाल सकता है भाई, नॉन मेटल बना दिया, नॉन मेटल बना दिया तो शायद कोवेलेंट कैरेक्टर डाल दिया, और फिर पता नहीं मेल्टिंग पॉइंट बदल गए, लैटिस बदल गए, सब बदल गए। दूसरा कंसर्न क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। कैन समबडी सिटिंग हियर कमेंट ऑन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ग्रुप एक्सेप्ट हाइड्रोजन? हाइड्रोजन तो खैर ओनली +1। जब अब तुम लोगों से कोई पूछे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहां ओनली +1 अपने दिमाग को बताने के लिए, इसमें +1 के अलावा हो ही नहीं सकती। आज के क्लास टेस्ट में आई विल चेक दिस ऑल्सो, कि कुछ ऐसा ट्रिक दूंगी मैं आपको, सारे ट्रिकी, मतलब 3-4 तो ट्रिकी होंगे कि कौन इस बात को याद रखता है। तो इनमें सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1। दुनिया का जोर लगा लो, +1 ही मिलेगी। लिथियम कहीं दिख गया, सोडियम कहीं दिख गया, वो +1 ही है। इसकी क्या है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, +2। ओनली कॉमन क्या, ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। बहुत लो आवाज आई, क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, +3। भाई 11 तक यही बताया गया, तो आप गलत नहीं है, बस यही बदल गए हम, नहीं। इसमें आ गई थोड़ी वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। जहां वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, मतलब आपकी लाइफ में धनिया बो दिया गया। हम लोगों के टाइम ये कहते हैं मेरी जिंदगी में धनिया बो रखा है, धनिया चुनना पड़ता है, इट इज नॉट खट खट खट। तो जहां आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट की वैरायटी आ गई, वहां आपका सिलेबस थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया। बताइए, मेटल के ऑक्साइड्स, क्योंकि पीरियोडिक टेबल चल रहा है, पी ब्लॉक चल रहा है, मेटल के ऑक्साइड्स आर बेसिक और एसिडिक। बचपन से पढ़ा है, 11वीं में भी यही काम चलाया है। डी ब्लॉक में पढ़ेंगे मैंगनीज के ऑक्साइड एसिडिक भी हैं, बेसिक भी हैं और एम्फोटेरिक भी। आज की डेट में मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, करेक्ट स्टेटमेंट, ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक। हाँ, हमारी मैम ने बोला, छोड़ो मैम तो छोड़ो, किताबों में यही लिखा है, नो, सारे मेटल्स के ऑक्साइड्स बेसिक नहीं है। इसकी डी ब्लॉक आप जब करेंगे तो आप देखेंगे मैंगनीज के ऑक्साइड को मैंने एसिडिक भी बनाना है, अच्छा एसिडिक भी बनाना है, एम्फोटेरिक भी बनाना है। मैंगनीज से अच्छा मेटल कहां से लाओगे भाई। सो पॉइंट इज, डी ब्लॉक में फिर कुछ चेंजेस आएंगे, उसकी वजह से कुछ तो इसकी सेहत पे असर पड़ा होगा। सो पी ब्लॉक में मेरा दूसरा कंसर्न है ऑक्सीडेशन स्टेट्स। जेई मेंस में 70% क्वेश्चन इसके चारों तरफ रहेगा, 70% क्वेश्चन इसके चारों तरफ रहेगा, और एडवांस में कोवेलेंस फैल जाएगा। तीसरा है कोवेलेंस। ये कोवेलेंस शब्द क्या होता है, इसका मतलब क्या है कोवेलेंस का?
कोवेलेंस का मतलब है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड, फिर चाहे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, फिर चाहे वो सिग्मा बॉन्ड है, फिर चाहे वो पाई बॉन्ड है, कुछ भी है, कितने बॉन्ड बने हुए हैं आंख बंद करके, नो एक्सेप्शन नो स्पेशल केस, कोवेलेंस कितना है। तो एल्यूमिनियम का कोवेलेंस दिख रहा है 6। अभी मैं कह के आई हूं एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट तो 3 होती है। 3 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है, +3 का 3 तो होती है, दूसरी वैरायटी मुझे नहीं पता, इट्स ओके। 3 का मतलब क्या है बच्चों, उसके 3 ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे आज चाहिए बहुत ज्यादा, तो रिवाइज करा दूं। ऑक्सीडेशन स्टेट होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब कितने बॉन्ड बन रहे हैं। तो एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट में बोल रही हूं 3, क्योंकि उसके कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और बॉन्ड कितने बन रहे हैं 6। ये आज शुरू होंगी चीजें। 11th में मैंने कहा जिनके आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगे, हर टीचर ने कहा होगा जिनके आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगे हैं वो 12th का हिस्सा है, वो 11th का नहीं है। इसी तरह से बोरोन 4 बॉन्ड, बोरोन अगेन 4 बॉन्ड। अगर आपको मैं आज दे दूं NaBH4 और पूछूं जी BH4 NaBH4 है, बोरोन की कोवेलेंस बताओ, तो या तो आपको पता होगा या आप सोचेंगे या जो भी अभी पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज आपको पता होगा भी सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट तो 1 होती है। सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होती है, तो BH4 के ऊपर साइन तो -1 होगा। बॉन्ड लेकिन इसने कितने बना रखे हैं 4। तो बोरोन, ये समझ होनी जरूरी है, वरना आप सोडियम भी बोरोन के साथ जोड़ दोगे। कोवेलेंस मतलब नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, और सोडियम किस दिन से कोवेलेंट बॉन्ड बनाने लगे देखा। एस ब्लॉक तो सारा ही आयोनिक बॉन्ड बनाता है, तो एस ब्लॉक तो सारा ही क्या बनाता है, आयोनिक बॉन्ड। मुझे पता है इसकी सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है +1, तो BH4 पे मैं माइनस चार्ज लगा सकती हूँ। जैसे ही मैंने BH4 पे माइनस चार्ज लगाया मुझे समझ आ गया बोरोन के साथ 4 ही हाइड्रोजन जुड़े हैं, सोडियम ने कौन सा कोई कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा था। तो कोवेलेंस इसकी कितनी हुई 4। इसी तरह से एल्यूमिनियम F6 में अभी आप नहीं कर सकते, आई लेट यू, ये आज की क्लास में चलेगा, बट ये सारी चीजें आंखों में बस जानी चाहिए। चौथा कंसर्न जो +1 में बिल्कुल टच नहीं हुआ, बिल्कुल भी, पाई बॉन्डिंग। पाई बॉन्डिंग तो हमें कराई गई है, लेटरल ओवरलैप नहीं, मैं उसकी बात नहीं करती। वेराइटी ऑफ पाई बॉन्डिंग मींस P पाई D पाई P पाई P पाई, 2 तरह के पाई बॉन्ड आपको मिलेंगे। आज की क्लास के दौरान, अगली क्लास के दौरान टकराएंगे। मेरा पूरा P ब्लॉक इन 4 हेडिंग्स पे रहेगा, तो आई एम जस्ट जनरेटिंग सम क्यूरोसिटीज ताकि आप सोच सकें आगे मेरे को अगर पढ़ना है, पूछना है तो कहां से पढ़ना है। पाई बॉन्डिंग में 2 तरह की पाई बॉन्डिंग होती है, एक तो होती है P पाई 2p के बीच बना, जैसे कि इथीन, सबसे इजी बात कर लूं, इथीन 2 कार्बन के बीच में लेटरल ओवरलैप हुआ, पाई बॉन्ड बना, दोनों कार्बन का p ऑर्बिटल इन्वॉल्व था। लेकिन सल्फेट ClO4 नेगेटिव SO2, इनमें किस किस के बीच पाई बॉन्ड बना देखते हैं। तो इन तीनों में कौन सा सबसे मुश्किल नजर आ रहा है, किसको उठाऊं, आई न्यू इट। ये हेलोजन फैमिली में सबसे ज्यादा डिटेल आएगा, जो 17वां ग्रुप हम पढ़ेंगे, ClO4 नेगेटिव। मैं सबसे पहले अपनी 11th का बिल्कुल 0 से शुरू करती हूं, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्लोरीन, हेल्प करो मेरी, 7 इलेक्ट्रॉन्स, दिस दिस दिस, चेक, और डॉट नहीं बना रही मैं, मुझे पता है इसका ऑक्टेट पूरा, इसका ऑक्टेट पूरा, इसका ऑक्टेट पूरा, इसको एक किसी से उधार लेना पड़ेगा 2 बॉन्ड बनाने के लिए, तो वो हो गया मेरा नेगेटिव चार्ज। ये हो गया ClO4 नेगेटिव। अब ClO4 नेगेटिव में ये तो सिग्मा बॉन्ड है, बात ही नहीं करती मैं। क्लोरीन का वैलेंस शेल कौन सा है, ये तीसरे पीरियड का है, 3s2 3p5, तीसरे पीरियड का है। पहले पीरियड की तो हाइड्रोजन और हीलियम ने जगह खा ली, दूसरे पीरियड में आया फ्लोरीन, फ्लोरीन के नीचे आया क्लोरीन। इसके बारे में P ब्लॉक में अपने 17th ग्रुप में डिटेल बात होगी, बट कहीं से तो मेरे को एग्जांपल लाने, इसलिए मैं पकड़ रही हूं। क्लोरीन में अब सिग्मा बॉन्ड बन गया, S ने तो सिग्मा बॉन्ड बना लिया, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p5, बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो पेयर्ड है, 3s2 और दिस
एक एक करके एक्साइट होंगे, 7 बॉन्ड एकोमोडेट करने, और हर कोई खुश है मैक्सिमम बॉन्ड बना के, क्योंकि स्टेबिलिटी मैक्सिमम आती है। तो अब क्या होगा, एक एक करके कुदा दो आगे आने वाले किस में, डी ऑर्बिटल्स में, 3D में। मैं एक एक करके, मेरे को तो दिख रहा है शायद सारे ही जंप कराने पड़ेंगे 7 बॉन्ड बनाने के लिए, 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कराने। ये आगे गया तो ये वाला अनपेड हो गया, देखिएगा, राइट। ऐसे करके एक एक सारे मैंने कुदा दिए। अब 3D के अंदर जो जंप करके पहुंचे वो क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। अगर इसको पाई बॉन्ड बनाना है क्लोरीन का 3D और ऑक्सीजन का 2p, पाई बॉन्ड इज दिस। ये पिछले सालों में देखा गया बच्चों को दिक्कत आती है, कॉन्फिडेंस कम होता है इसमें, तो मैं इस पे एग्रेसिवली लूंगी पूरे पी ब्लॉक में। ये 4 हेडिंग्स मैंने अपने लिए लिखी हैं कि इसमें बच्चे मार्क खाते हैं, तो मेरे को एग्रेसिवली ये लेना है। तो अब आप सोचिए, क्लोरीन का 3D और ऑक्सीजन का 2p जब बॉन्ड बनाएगा तो उस पाई बॉन्ड को मैं पी पाई तो नहीं बोल सकती, उसको मेरे को क्या बोलना पड़ेगा, डी पाई पी पाई। मैंने डी पाई पहले क्यों बोला, मैंने पी पाई डी पाई क्यों नहीं बोला, बोलते ही डी पाई पी पाई। सेंट्रल एटम जो है बॉन्ड वो बना रहा है, पेरिफेरल तो आ रहे हैं, जगह दे दो, दे दी, तो जिसने जगह दी तो नाम तो उसका पहले आएगा। गट फीलिंग से पी पाई बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग के पी पाई डी पाई ज्यादा स्ट्रॉन्ग, पाई पी पाई और डी पाई पी पाई, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग टू योर नॉलेज। ये होता है पी पाई बॉन्ड, ये होगा डी ऑर्बिटल डबल डंबल, कौन सा अच्छा ओवरलैप स्ट्रॉन्ग, पी पाई क्यों, वो तो आगे आंसर क्यों, मतलब देखिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन इतने में ही है, घूम रहा है, कहीं भी मिल सकता है, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है ना मैक्सिमम। डी ऑर्बिटल की ज्योमेट्री इज डिफ्यूज्ड। ये डिफ्यूज्ड वर्ड क्या होता है, डिफ्यूज का मतलब क्या होता है, फैला हुआ है। जैसे हम एक परफ्यूम की बोतल को इस रूम के इस एंड पे खोल के रख दे तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे डिफ्यूज, गैस की प्रॉपर्टी होती है डिफ्यूज होना। डिफ्यूज मतलब बहुत ज़्यादा फैला हुआ होना। इतनी डिफ्यूज ज्योमेट्री के बाद, इतना फैला हुआ होने के बाद इलेक्ट्रॉन को ये पाई बॉन्ड के दायरे में रोक कितनी देर पाएगा, वो घूमता रहेगा। डिफ्यूज मतलब फैला हुआ होना, जो बहुत फैला हुआ है उसको बांधना मुश्किल होता है। बॉन्डिंग इज बांधना, उसको बाउंड करना। तो ये वाला बॉन्ड हमेशा वीक होगा एज कंपेयर टू दिस। तो आई एम राइटिंग हियर दिस इज स्ट्रेंथ। डी आ गया तो वीक हो गया सब कुछ, ये फैला हुआ है बुरी तरह है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ तुम कंट्रोल करते हो, कैसे कंट्रोल करते हो, ठीक है। सो ये हुआ आपका पी पाई डी पाई का जस्ट एक आइडिया। तो अब मैं आपको पी ब्लॉक के अंदर ले आई। ग्रुप 13 में जितना भी कुछ गड़बड़ है याद करने में, तुमको समझने में अलाउड है। ग्रुप 14 से बिल्कुल बात बदल जाएगी, बॉल विल बी इन योर कोर्ट, आई विल स्टार्ट आस्किंग यू। ग्रुप 13 को मैं 0 से पढ़ा रही हूँ, ग्रुप 14 में 10% तुम्हारे से एक्सपेक्ट करूंगी। सबसे पहला तो मेरे पास फाइट आता है ग्रुप मेंबर्स, जिसकी मैं न्यूमोनिक्स दे सकूंगी दूंगी, जिसकी नहीं दे सकूंगी इतने क्रिएटिव आप हैं कि खुद बनाएंगे। जैसे ग्रुप 13 का मैंने बैगेट बना दिया। व्हाट इज दिस बैगेट, ये बैगेट हमेशा याद रखिए ग्रुप 13 के साथ, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब अगले ग्रुप में जर्मेनियम आना है, मुझे नहीं पता उसका हम क्या करेंगे, सारे जी कहीं पता चले कंफ्यूज हो गए हम। ये वाला गैलियम है तो जर्मेनियम के लिए मुझे जर्मनी या GR कुछ लाना पड़ेगा। विल सी व्हेन विल स्टार्ट ग्रुप 14। तो बैगेट का मतलब एटलीस्ट मेरे को ये तो याद हो गया कि 13 के मेंबर कौन है, और 13 के मेंबर याद हो गए। पहले का तो एटॉमिक नंबर मैं याद करके हूँ 10वीं कक्षा से, 5 और 13 तक तो मेरे को पता है। उसके बाद आप बताओ कितने ऐड किए, और जितने मेंबर्स हैं 18, उसके बाद फिर 18, उसका शायद 32। और अगर इन्होंने दे दिया थेलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फैल नहीं सकते आप अब, क्योंकि जब आपको बोरोन की पता है तो आपको थेलियम की तो वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, लेकिन फिर भी एटॉमिक नंबर रिलेटेड भी कुछ उन्होंने ट्रिक कर दिया। आपको पता होना चाहिए बोरोन के परिवार में नीचे कौन सा एटॉमिक नंबर पहुंचेगा। एंड लास्ट इज नियोनियम। ये आर्टिफिशियली मेड एलिमेंट्स हैं एक्चुअली,
सुपर हैवी एलिमेंट्स कहते हैं। इनको लैब में बनाया गया है, कुछ टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं। किसी की हाफ लाइफ आपको 2 घंटे भी मिल सकती है। नियोबियम की हाफ लाइफ देख रहे हो कितनी है? 20 सेकेंड। बनते ही डिके होना शुरू, बनते ही ये रेडियो एक्टिव डिके होना शुरू। तो इसकी हाफ लाइफ इज जस्ट 20 सेकेंड्स। इसको किसी ट्रेंड में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, ना साइज में ना किसी में। जो 20 सेकेंड के लिए बचा है उस पर क्या रिसर्च करूं मैं साइज का कैसे लाऊं? 20 सेकेंड बाद तो कुछ और बन रहा है। दिस इज बोरोन फैमिली बैगेट। अब इस बैगेट में मेरे को क्या याद रखना है? सबसे पहले डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम योरसेल्फ कि आप ये वैल्यूज याद रखेंगे। नो, गलती भी मत करना इसकी। साइज जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाते हैं, जनरली आप क्या देखते हो? इंक्रीज करता है। ग्रुप में नीचे जाने का मतलब क्या है? एक एक एक्स्ट्रा शेल ऐड होता गया। साइज शुड इंक्रीज, नथिंग न्यू फॉर अस। साइज शुड इंक्रीज, बट यहां क्या हो रहा है? ये मैं एटॉमिक रेडियस दे रही हूं। कहीं आप रेडियस, हर जगह कोई और रेडियस भी अभी आएंगे, तो ये कौन सा रेडियस है बच्चों? एटॉमिक रेडियस। के पास साइज का डाटा आया ये। स्टिल लेटेस्ट एनसीईआरटी में अगर कोई भी साइज ऊपर नीचे हुआ, मुझे आज की क्लास के बाद भी पता चलेगा। आई विल आस्क यू टू चेंज दैट, आई विल आस्क यू टू करेक्ट दैट। ठीक है, चलिए। तो साइज में देखूं तो बोरोन से एल्यूमिनियम साइज क्या हुआ? बहुत ज्यादा बढ़ गया। ममता एक बार देख भी लेना एनसीईआरटी के उसमें। वैसे तो मुझे पता है मैंने एनसीईआरटी से किया है, बट स्टिल लेटेस्ट में कहीं कुछ अलग हो तो 143 के बाद क्या हो रहा है गैलियम में? 135 साइज में इसने मिसबिहेव कर दिया। क्यों मिसबिहेव किया होगा? वही 3D, जहां से 3D शुरू है वहां से सारा बिहेवियर बदलना शुरू होगा। तो गैलियम का साइज अगर मैं देखूं कम, उसके बाद इंडियम और थैलियम में भी एक अटपटी सी चीज है। और वो अटपटी चीज क्या है? साइज में खास फर्क नहीं है। पिकोमीटर्स में 3 वैल्यू का फर्क होना इज नेग्लिजिबल। तो कभी आपको किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इन दोनों के साइजेस को ऑलमोस्ट इक्वल भी लिखा हो तो डोंट माइंड दैट। ठीक है, अगर इसके साइज को बड़ा लिखा है तो एग्रीड, लेकिन आप इस चक्कर में क्वेश्चन मत छोड़िएगा कि मैम इसके साइज को बड़ा नहीं लिखा, इक्वल दिखा रखा है। इक्वल भी दिखाया जा सकता है। मैं तीसरी डिजिट छोड़ दूं, मतलब राउंड ऑफ कर दूं, कुछ भी कर दूं, 3 का ही तो फर्क है। नियरेस्ट 0 पे राउंड ऑफ करना है तो इसको भी 170 कर दिया, इसको भी 170 कर दिया। अक्सर क्वेश्चंस में राउंडिंग ऑफ होती है, तो इसको इक्वल भी हम मान सकते हैं। अब साइज के छोटे होने की वजह पे बात करूं उससे पहले आयोनिक रेडियस पकड़िए। आयोनिक रेडियस इस ग्रुप की ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट तो मैं नहीं बोल रही, लेकिन मोस्ट कॉमन या हमें जो अब तक पता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। उसके आयन का रेडियस देखना, इसमें भी वो एनोमली है कि नहीं है, या इसमें सिलसिलेवार इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप? बस ये आ गया कंफ्यूजन। अब हम ये भी याद रखें कि एटॉमिक साइज में तो एक्सेप्शन है, आयोनिक साइज में नहीं है। बस ये दिक्कत आ गई, राइट? तो भाई मोल कॉन्सेप्ट का बड़ा से बड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, बफर और उसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, फॉर्मूलाज ला रहे हो, तो ये तो सस्ता सौदा है उसके आगे। ये तो सस्ता सौदा है, इसमें कैलकुलेशन नहीं है, सॉल्विंग नहीं। ये वो क्वेश्चन है जिनको आधे आधे मिनट में करके तुम फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स के लिए उस दिन टाइम बचाओगे। ये है वो क्वेश्चन। तो अगर आप सोच रहे हैं मैं सिर्फ सॉल्विंग के भरोसे रह जाऊं, तो नहीं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्ट होना इज अ होल पैकेज। वन शुड हैव गुड कॉम्पिटिटिव स्किल्स लाइक कैलकुलेशन, लाइक मेमोराइजिंग द थिंग, लाइक टेकिंग थिंग्स फ्रॉम योर ओन माइंड। उस वक्त तीनों चीज का पैकेज चाहिए मेरे को। कोई भी एक चीज पे आप अगर कम है तो उस पर काम करना है। छोड़ रहे हैं किसी को, मेरे से मेमोराइज नहीं होता, तो वो पैकेज में बहुत बड़ा फैक्ट एक मिस हो जाएगा, जिसकी वजह से हम थोड़ा लैग तो कर ही जाते हैं। चलिए, तो आयोनिक रेडियस में नो प्रॉब्लम, बट एटॉमिक रेडियस में देयर इज अ प्रॉब्लम। अच्छा, एनी गेस आयोनिक में क्यों नहीं? ये गेस करवा के शायद आपको एक बड़ा अच्छा रीजन मिल जाएगा जिससे आपको रटना नहीं पड़ेगा। क्यों भाई आयोनिक में क्यों नहीं कोई एनोमली मिली, एटॉमिक में क्यों मिली? शेल ऐड हो ही जा रहा है, वो तो इधर भी ऐड हो ही जा रहा है। स्क्रीनिंग इफेक्ट इसमें लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा। एग्रीड, 100% करेक्ट, गुड फीलिंग। क्यों नहीं लग रहा है इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट? डी तो इसमें भी जिंदा है, डी तो टेनिस में भी भरे हुए हैं, डी टेनिस में भी भरे हुए हैं।
यस, परफेक्ट आंसर, दोनों का कॉम्बिनेशन। मुझे पता है बहुतों को समझ नहीं आया क्या चल रहा है, वो चलाती हूँ अभी मैं जीरो से, बट पहले आपसे गेस वर्क कराऊंगी, तो आज के बाद अगली क्लास में आपको पता चलेगा कि यू हैव टू से समथिंग व्हेन आई से टू गेस, नॉट टू प्रूव यू रॉन्ग बट टू रिटेन। जब तक क्लास में ये नहीं होता ना, रिटेन नहीं रहता कि क्या बोल दिया था मैंने उस दिन, इसी मारे याद रही शायद। सो पहले तो मैंने फैक्ट ऑब्जर्व करवाया, रीजन पे जा रही हूं, इन सभी रीजन पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज कुछ अटपटा, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर घटता है, ये मैं एज्यूम कर रही हूं, हमको आता है, घटना ही घटना चाहिए। कुछ दिख रहा है गड़बड़ एक आखिरी में, वो भी वही बात है, ये गड़बड़ है तो फिर ये है, लेकिन आखिरी में क्या, 6 के बाद 7 तो बढ़ ही रहा है, 1.6 के बाद 1.7। इसके पीछे रीजन ढूंढने मत जाना, मेरी सलाह है, ठीक है, बिल्कुल मत जाना। ये बुक मेरी अकेली पी ब्लॉक और उस पे ही है, दे दूंगी, पढ़ लेना इसको, ठीक है, इसके पीछे मत जाना, लेकिन आइडिया जरूर होना चाहिए कि 2 से इधर जा रहा है। इस बहाने बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद हो जाएगी मुझे, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कल को कहीं लिखी मिली तो आपके लिए अटपटी नहीं होंगी। अब जरा यहां जो डिस्कस हुआ है उसका पोस्टमार्टम करते हैं फैक्ट का, ताकि आपको याद रहे ऐसा क्या हो गया इन साइजेस में जो मुझको कुछ गड़बड़ मिली, और दिख ही रहा है आपको गड़बड़ कहां से मिली, तो उस गड़बड़ को स्टडी करते हैं, ठीक है। ये आप सबको पढ़ाया गया है केमिस्ट्री के चैप्टर पीरियोडिसिटी में +1 में, बट हम अगर भूल गए तो वेरी क्विक, अगले ग्रुप में ये स्लाइड नहीं आएगी कि मैम फिर से स्क्रीनिंग इफेक्ट बताएंगे, फिर 1 साल में सिलेबस नहीं खत्म होता। जिसको ये चीजें नहीं आती उसी के लिए स्टाफ है, उसी के लिए सुबह है, उसी के लिए शाम है, हम क्या और करो। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, मेरा अंदाजा है साइज का इंक्रीज ऐसा होना चाहिए था, राइट क्योंकि एक एक शेल ऐड होता जा रहा है, साइज बढ़ता जाना चाहिए था। लेकिन गैलियम में समस्या क्या आ गई, गैलियम में समस्या आ गई, इफ वी ऑल रिमेंबर गैलियम एल्यूमिनियम से नीचे पीरियड है, एल्यूमिनियम की तो मैंने थोड़ी देर पहले बताई 3s1 3s2 3p1, इस तरह से गैलियम क्या है, चौथा पीरियड है तो क्या होगा 4s2 के बाद मैंने दिखाया बीच में पूरा, पोटेशियम के बाद क्या आता है 3d में 10 इलेक्ट्रॉन और 4p में 1 इलेक्ट्रॉन। इसका वैलेंस शेल कौन सा है, ये कि ये, रोहन इसका वैलेंस शेल 4s2 है कि 4p1 है? देखो मैं जरा इधर बिजी होती हूं, सबके कैमरे ब्लैंक। 4 कौन सा 4p, एनीवन एल्स 4s, तने वैलेंस शेल कौन सा है 4p, तेजस 4s जो भरा हुआ है, माधव जो अभी भरा हुआ नहीं, जिसमें गुंजाइश है आ सकता है। वैलेंस शेल क्या होता था, जब हमने पीरियोडिसिटी स्टार्ट किया था पिछले साल, तब नहीं गलती करते थे ये, बस ये है हमारा असली प्रॉब्लम। जेई में आपको 12th नहीं परेशान करने वाली, 12th तो आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे क्योंकि अप्स एंड डाउन्स देख लिए, आपको परेशान करेगी 11th, राइट। सो वैलेंस शेल तब भी मैंने बताया था, मतलब मैंने छोड़ो हर जगह आपको बड़ा यूज हुआ है, वैलेंस शेल होता है आउटर मोस्ट शेल, हाँ या ना। अब क्योंकि मैंने लिखा है ऐसे तो आउटर मोस्ट तो ये लिखा है, मैं अभी इसको 3D को आगे भी लिख दूं कॉन्फ़िगरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़े लिखे को 3D बाहर लिखो या अंदर लिखो, पता होना चाहिए वैलेंस शेल कौन सा है। कौन सा है वैलेंस शेल, जो सबसे बाहर होता है? नहीं, बाहर तो मैं अभी 3D से जाके लिख दूंगी, 4p अंदर ले आऊंगी। वैलेंस शेल वो होता है जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे बड़ा होता है, चैप्टर पहला स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें हम कॉन्फ़िगरेशन करनी सीखते हैं। तो ये जलालत भी 1 महीना तुम्हें सुननी पड़ेगी, लाऊंगी ऐसे। सो वैलेंस शेल इज नॉट जो बाहर है। मैंने पूछा 4s की 4p, ये वेट किया, एक तो बोलेगा दोनों है मैम, कर क्या रहे हो आप? यस दोनों हैं, क्यों? जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ा है वो होता है वैलेंस शेल, और जिसका प्रिंसिपल क्वांटम एक नंबर कम है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है इसका 4, चौथा शेल। तीसरे को क्या बोलूंगी? पेनल्टीमेट शेल। अब मेरे को ये टर्म्स लानी है, अब एक्सेसिव आएंगी,
तो जो मैंने आज क्लास की शुरुआत में कहा, इट विल कवर योर बॉन्डिंग, इट विल कवर योर पीरियोडिसिटी, इट विल कवर मोस्टली योर पी ब्लॉक, तो चल ही रहा है, मोस्टली योर बेसिक्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो गलत नहीं कहा। यही वजह थी कि मार्च के पिछले 10 दिन में हमने तुमसे टेस्ट लिए हैं, क्योंकि यहां हम परेशान होंगे वरना। सो वैलेंस शेल इज 4s एज वेल एज 4p। 3D कहाँ है? एक अंदर, दरवाजा खोलते ही पहले 4s था बच्चों, और उसके बाद एक अंदर क्या था? 3D। 3D इज अ पुअर स्क्रीन। स्क्रीन क्या होती है? बहुत जल्दी बता रही हूं। स्क्रीन होती है ढाल किसी चीज को बचाने के लिए, राइट? अंदर क्या है? स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज, डेंस कॉम्पैक्ट न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रोटॉन्स भरे हुए। उनका काम है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचना। न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है? साइज को श्रिंक करता है। तो खींचो जी, है ना बाहर इलेक्ट्रॉन 3 4s और 4p में मिला के, लेकिन बीच में क्या आती हैं? बहुत सारे ऑर्बिटल्स जो ढाल बनते हैं, न्यूक्लियर चार्ज को रोकते हैं, ब्लॉक करते हैं, कि अगर मुझे यहां से तेजस वाली रो को खींचना है तो ये 2 रो बीच में मेरे लिए ऑब्स्ट्रक्शन है, न्यूक्लियस के चार्ज को ब्लॉक करेंगी। लेकिन अगर ये 3 ही एक साथ अटैक नहीं करते मेरे चार्ज को, तो इनको मैं क्या कहूंगी? बड़ी कमजोर ढाल थी, बड़ा पुअर स्क्रीन था। ये पुअर स्क्रीन के थ्रू मेरा चार्ज पहुंचा और मैंने उसको श्रिंक कर दिया। डी ऑर्बिटल की शेप बहुत डिफ्यूज्ड होती है, आज बता दिया आपको, फैला हुआ होता है, खुद ही नहीं सिमटे हुए हैं, खुद ही फैले हुए हैं, भाग रहे हैं उधर, किसी और से क्या लड़ेंगे? तो डी इज अ पुअर स्क्रीन। डी ऑर्बिटल इज नॉट एबल टू ब्लॉक न्यूक्लियर चार्ज दैट इफेक्टिवली, विच वॉज 2p डूइंग। 3s और 3p को कौन बचा रहा था? 2p। 2p वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग स्क्रीन। रोक दिया न्यूक्लियस के चार्ज को, ठीक है, रोक दिया तो फिर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन राजा फैल गया। 42-43 पिकोमीटर का फर्क है साइज में, फैल गया इलेक्ट्रॉन आराम से, मेरे को खींचने वाला कोई नहीं है। यहां पे भी अगले ने सोचा 40 पिकोमीटर का गैप आएगा, मैं भी उतना फैल पाऊंगा, फैला इलेक्ट्रॉन, लेकिन पुअर स्क्रीन ने क्या किया? श्रिंक कर दिया। और श्रिंक कितना कर दिया? उल्टा, साइज छोटा हो गया। आप लोगों ने देखा डाटा, साइज छोटा। कहां तो मैं 45 पिकोमीटर बड़ा मान रही थी, कहां वो 45 पिकोमीटर भी श्रिंक कर दिया, उसके अलावा और भी श्रिंक कर दिया। तो स्क्रीनिंग इतनी पुअर होने की वजह से साइज का श्रिंक होना तय था। अब उसके नीचे और चलती मैं, मुझे याद कराएंगे नीचे कौन से मेंबर है? अब तो मैंने निमोनिक्स भी दे दिया, इंडियम और थैलियम, उनमें पुअरेस्ट स्क्रीन आ गई। कौन? एफ ब्लॉक, एफ ऑर्बिटल तो और गया गुजरा स्क्रीन है, तो उनमें भी स्क्रीन आ गई इतनी तगड़ी कि साइज का उतना एक्सपेंशन मेरे को दोबारा कभी मिला ही नहीं जो ऊपर के 2-3 मेंबर्स में था। तो पहली स्लाइड पर मैंने यहां इस बात को इन शॉर्ट लिखा है, जो इतना समझने के बाद, डीपीपी के क्वेश्चन करने के बाद इनफ रहेगा। नोट्स को जबरदस्ती बहुत एक्सपेंड करना भी लॉजिकल नहीं है, शॉर्ट एंड स्वीट रखिए। जेड इफेक्टिव एक्सेप्शनली हाई, जेड इफेक्टिव बहुत बढ़ गया। किस में? जेड इफेक्टिव क्या? जो बाहर तक न्यूक्लियर चार्ज पहुंच पाया। किस में? गैलियम में। क्यों? क्योंकि डी की स्क्रीनिंग बहुत गंदी थी। थेलियम में और बढ़ गया। क्यों? क्योंकि एफ से ज्यादा खराब स्क्रीन तो है ही कोई नहीं। तो क्यों मेरे को गैलियम और थैलियम में एनोमली मिली? बिकॉज ऑफ पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल। एग्रीड? आ गया सबके पास ये? तो अब इस सब चीजों को अपने शब्दों में डालने की आदत क्लास में हो या क्लास के बाद विदिन 24 आवर्स हो, वो बेटर होगा। मैं टेस्ट से एक रात पहले डालने बैठूंगी, ये सब स्लिप हो जाना है। बेस्ट इज जिस दिन पढ़ रहे हैं उसी दिन घर जाके इन छोटे छोटे टुकड़ों को लिखिए, रिटेन होता है। रिटेन तभी होता है जब एक चीज को कम से कम रिसेंट टाइमिंग में 2 बार किया हो, ठीक है? बाकी मेरा क्लास टेस्ट विल टेक केयर। सो इसके बाद आ जाते हैं उन चीजों को जो मुझे फैक्चुअल चीजें याद रखनी है, जिसमें शायद लॉजिक ना मिले। अकरेंस, अकरेंस होता है कि ये एलिमेंट मिलता भी है, मिलता है तो क्या परसेंटेज है, अर्थ क्रस्ट में मिलता है, वाटर में मिलता है, फ्री स्टेट में मिलता है, कंबाइंड स्टेट में मिलता है, कैसे मिलता है। बोरोन एक रेयर एलिमेंट की कैटेगरी में आता है, ये आसानी से आपको इसकी परसेंटेज नहीं मिलती। जैसे ऑक्सीजन बिंदास पड़ा है, अर्थ क्रस्ट में भी है, एटमॉस्फेयर में भी है, वाटर में भी है। सिलिकॉन पूरा है जहां देखो। एल्यूमिनियम की अबंडेंस बहुत है। बोरोन इज रेयर। इसके 2 आइसोटोप्स होते हैं, बोरोन 10 और बोरोन 11, राइट? मासेस। एल्यूमिनियम इस पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ पे। एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा पाया जाता है। ओवरऑल पूरे पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक के अंदर कुछ भी आ सकता है बच्चों। ओवरऑल पूरे पी ब्लॉक में एबंडेंस का
पी ब्लॉक। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एस ब्लॉक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि अर्थ में आयरन भी बहुत होता है, मैम आपने आयरन क्यों नहीं बोला, मैं पी ब्लॉक की बात कर रही हूँ। पी ब्लॉक में मोस्ट अबंडेंट इज ऑक्सीजन, सेकेंड नंबर पे इज सिलिकॉन, थर्ड नंबर पे इज एल्यूमिनियम। तो मेरे लिए 13th ग्रुप का तो मेंबर एक आ गया। तो इस ग्रुप में मोस्ट अबंडेंट कौन है, एल्यूमिनियम। क्लियर एवरीवन। अब इसके बाद में आ जाती हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आ जाएगी सबके पास। एटॉमिक साइज, इसके बाद आता है एटॉमिक रेडियस, डिस्कस्ड राइट। ये रीजन भी ऑलरेडी डिस्कस्ड, तो सिर्फ फॉर द नोट्स कंप्लीशन ये मैंने आपको दिया कि आपका साफ सुथरा एक जगह नोट हो जाए। अब आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज से पहले आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लिटिल बिग हेडेक, कहीं पर बैगेट फॉलो हो रहा है तीनों में से, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 2 3, तीनों में भी कहीं बैगेट फॉलो हो रहा है क्या, कहाँ, कहीं नहीं हो रहा। बस यहां दिक्कत है कि जो ग्रुप की सीक्वेंस है, पढ़ते हैं डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, लेकिन हर जगह एक ना एक गड़बड़। अच्छा, कोई दो भी सेम है, नहीं। ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 2 3 तीनों के ट्रेंड अलग होने इज लिटिल बिट पेन। तो ये जो लास्ट टाइम के लिए नोट्स बनते हैं अक्सर ये उनमें लिखे जाते हैं, ट्रेंड्स टू बी लर्न्ड, उसमें ये लिखा होता है। और मौके बेमौके देखते रहेंगे हम तो हमें याद रहते हैं, खूब रटा देते हैं इस चीज़ को। चलिए, फिजिकल प्रॉपर्टी। कभी किसी का कहीं सामना तो क्या हुआ होगा, कभी कहीं देखा सुना है, जैसे बोरोन, बोरोन के बारे में कभी सुना है, ये काले रंग का होता है कि लाल रंग का होता है कि सफ़ेद रंग का होता है, मेटल है नॉन मेटल है। इसकी एग्जिस्टेंस बहुत रेयर है, ये रेयर एलिमेंट है, तो इतनी आसानी से तो आपके चारों तरफ आएगा भी नहीं, ठीक है। ये हार्ड ब्लैक सॉलिड है, जेई एडवांस जैसे पेपर्स के लिए ये चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, काम आती है। हार्ड ब्लैक सॉलिड की कैटेगरी में एक आधा ही आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दो आ जाएंगे, वहीं से क्वेश्चन की अप्रोच डिसाइड हो जाती है, बोरोन पे जा रही है बात। तो हार्ड ब्लैक सॉलिड, हार्ड का मतलब ऑटोमेटिकली हाई मेल्टिंग होगा। अच्छा, एलोट्रॉप्स होंगे, एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। कार्बन के भी एलोट्रॉप होते हैं, कार्बन के एलोट्रॉप डायमंड और ग्रेफाइट तो दोनों के दोनों क्रिस्टल्स हैं, लेकिन उसका एमॉर्फस फॉर्म क्या है अगर कोई पूछे तो कोल, चारकोल, ये सब। चलिए अगली कार्बन फैमिली में आपसे ये सब निकलवा लेंगे। एल्यूमिनियम निहायत सॉफ्ट है, मिलिएबल डक्टाइल है, आप जानते हैं एल्यूमिनियम फॉयल, सारी वायरिंग आपके घर में या कमर्शियल प्लेसेस पे एल्यूमिनियम की होती है। हम सोचते हैं कॉपर की होती है, पूछना घर वालों से एक बार कि हमारे घर की सारी वायरिंग एल्यूमिनियम की है कि कॉपर की है। कॉपर की काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती है, कुछ लोग कॉपर की करवाते हैं, कुछ लोग एल्यूमिनियम की करवाते हैं। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल बताऊं, पढ़े लिखे होने के बावजूद, हम पिछले फ्लोर पे थे जब SCO 41 में, आप में से कुछ लोग वहाँ पढ़ते थे जब, तो उसकी सारी वायरिंग एल्यूमिनियम की थी एंड वी यूज टू फेस लॉट ऑफ फ्लक्चुएशंस देयर। अक्सर AC अप डाउन होता था, कटता था, तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता था। तो जब हमने यहाँ शिफ्ट किया, मेड श्योर मुझे सारी वायरिंग कॉपर की चाहिए। कॉपर की वायरिंग इज 5 to 7 टाइम एक्सपेंसिव देन एल्यूमिनियम की वायरिंग। तो ज़्यादातर घरों में एल्यूमिनियम वायरिंग ही हमें दी जाती है जब अगर हमारे कंट्रोल में ना हो तो। कॉपर और एल्यूमिनियम का ये मुकाबला है कि तारों में कॉपर होना चाहिए, बट कौन है, एल्यूमिनियम है। मीलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, ऑब्वियसली कंडक्टिविटी तो है ही जो वायर्स की जगह, लो मेल्टिंग पॉइंट, इसीलिए ये बहुत रिस्की होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट लो है, ये थोड़े रिस्की होते हैं, इसीलिए सस्ते भी होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। गैलियम बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, अगर गैलियम का ये फैक्ट ना बताना होता तो मैं शायद ये दो कहती, खुद पढ़ लेना, होमवर्क कर लेना। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट लो है 303 केल्विन। क्विकली रूम टेम्परेचर 25 नहीं केल्विन में चाहिए, तभी मैंने कहा क्विकली 298 केल्विन। अगर ये सोचना पड़ा तो भाई इनऑर्गेनिक का वो जो होता है ना 10 क्वेश्चन, लगभग 9 से 10 क्वेश्चन, उसके लिए हम थोड़े गड़बड़ा जाएंगे। 303 केल्विन, रूम टेम्परेचर क्या है 298 केल्विन। तो एक क्वेश्चन है, पास्ट ईयर्स में ही मिलेगा आपको, इनमें से कौन कौन सा लिक्विड होता है स्लाइटली अबाव रूम टेम्परेचर। 303 केल्विन नहीं दे रहे क्योंकि बच्चा रट के आता है। स्लाइटली अबाव रूम टेम्परेचर, इनमें से कौन कौन से या कितने लिक्विड होते हैं। एक तो ब्रोमीन दे रखा होगा, आपको पता है ब्रोमीन स्लाइटली अबाव रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड।
एक मरकरी दे देंगे, वो भी लिक्विड होता है। एक आधी और चीज़ जो बहुत कॉमनली आपको पता है या नहीं पता, एनीवेज, एक जर्मेनियम ज़रूर देते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान गैलियम और जर्मेनियम में कंफ्यूज होता है। गैलियम 13th ग्रुप में है कि जर्मेनियम 13th ग्रुप में है। गैलियम स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर इज लिक्विड, वेट पाम के नाम से जाना था। आप अगर इसको हाथ पे रखेंगे तो हाथ गीला होगा, वेट पाम कर देता है। ये ऐसा एक मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट तो इतना कम है, और इसके बॉइलिंग पॉइंट को देखो जरा, 2676। दैट इज द रीजन ये एक्चुअल थर्मोमीटर जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं उसमें मरकरी नहीं जाता, उसके अंदर ये जाता है। जो बड़े बड़े थर्मोमीटर्स इंडस्ट्रीज में, क्लिनिकल उसमें होते हैं, मतलब आपका बुखार नापने के लिए नहीं, जो वैसे, तो वहां पर ये होते हैं। और ये पूछा जाता है एलिमेंट यूज्ड इन थर्मोमीटर्स, मरकरी तो था ही नहीं मैम ऑप्शन में, प्रिंट इशू है आपका। घर के थोड़ी ना मैं थर्मोमीटर्स मांग रही हूँ, केमिस्ट्री लैब्स में जहाँ मेरे को हजारों केल्विन नापना है वहाँ के मांग रही हूँ, और हम छोड़ के आते हैं। प्रिंट इशू गलत होगा, आप लोग अभी फिर कह सकते हैं मेरे को, क्योंकि अभी 12th वालों का मैंने जब सारा सिलेबस का टेस्ट लिया उसमें यही हुआ, मैम मरकरी नहीं दिया इसमें, इधर आके बैठ, मरकरी नहीं दिया। गैलियम इज यूज्ड फॉर थर्मोमीटर्स। वाई? बहुत जल्दी मेल्ट हो गया और बहुत देर तक उबला नहीं। मुझे रेंज ही तो चाहिए थी उसकी लिक्विड होने की, कि एक्सपैंड हो के टेम्परेचर बताता जाए। यूज्ड इन थर्मोमीटर्स। इंडियम थैलियम बहुत सॉफ्ट मेटल है, सारे पीरियोडिक टेबल में डेंसिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है, एक जगह छोड़ के एस ब्लॉक में आएगा तब पढ़ाऊंगी। तो जब हम इनऑर्गेनिक में भावनाओं में बह के सारी जगह बोल दें तो अंडरस्टूड है, उसमें एक डिस्क्लेमर लगा हुआ है कि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। सो डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, एटलीस्ट पी ब्लॉक में तो मिलेगी, इसीलिए आई विल टेक दिस लिबर्टी इन एवरी ग्रुप। हर ग्रुप में अब ये स्लाइड जो आएगी वो नोट करोगे, और उसमें कुछ इंटरेस्ट की बात आएगी तो बताऊंगी, वरना बड़ा अंडरस्टूड सा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद अब मैं आ जाती हूँ जिसके लिए पी ब्लॉक पढ़ाना जरूरी है, जो 11वीं कक्षा में हमने नहीं किया है। यहां से मेरा पहला कंसर्न शुरू होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ब्लॉक एज वेल एज ऑक्सीडेशन स्टेट, विच इज न्यू फॉर एवरीबडी। तो अब यहां बैठे हुए सभी लोग उतने ही नए हैं जितना एक 12th का बच्चा नया होता है, पिछले से कुछ खास नहीं। तो अब आपका प्रॉपर कंसर्न एरिया शुरू। इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी, मैंने 4 लिखवाए थे। पहला था डी ऑर्बिटल्स का होना, दूसरा था शायद ऑक्सीडेशन स्टेट। तो डी ऑर्बिटल्स के होने की वजह से ही ऑक्सीडेशन स्टेट में गड़बड़ होती है, इसलिए हमने वो हेडिंग डाली है। सो इसके अंदर आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मैं ऑक्सीडेशन स्टेट पे बात करूंगी, शायद आज यही चलती रहेगी, मुझे लगता है कुछ एक आधी चीज़ और आ जाए तो आ जाए, बट ज़्यादातर टाइम अब इसी पे जाएगा। अगर मैं ग्रुप 30 के एक जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखूं तो यही होगी बच्चों, NS2 NP1 एवरीवन, यही होगी। तो ये एक ही बॉन्ड बना सकता है, लेकिन हम तो बोरोन का BCl3 जानते हैं, एल्यूमिनियम का AlCl3 जानते हैं, एंड सो ऑन। तो ये 3 बॉन्ड बनाएगा। 3 बॉन्ड बनाने के लिए क्या करने की जरूरत होगी? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करके अनपेयर्ड करने के लिए मुझे किस बाहरी ताकत की जरूरत पड़ती है? अंदर से तो नहीं होगा। ये जो एनर्जी गैप है कौन देगा? हीट नहीं, जिसने बॉन्ड बनाना है वो बॉन्ड बनाने कोई आएगा, कौन? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर करने की ताकत सिर्फ एक ही चीज में है। ये हीट वीट अब साइड में रख देना, मैंने कहा यहां से आपकी 12वीं शुरू है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसके लिए मुझे एक अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को इतना अट्रैक्ट करके खींच के अनपेयर कर दे। तो इसके लिए मुझे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या हाइड्रोजन जैसे, ये मैंने यही क्यों लिखे, ऑक्सीजन भी तो लिख सकते थे आप, मैं भी सिंगल बॉन्ड्स की बात कर रही हूँ, राइट। हेलोजन्स, ऑक्सीजन लिख सकते थे, लेकिन देयर हैज टू बी समवेयर ना, फुल स्टॉप कहीं तो लगाना है जब टॉपिक स्टार्ट होता है। तो डोंट थिंक कि ओनली दिस, लेकिन ऑलमोस्ट दीज। कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आके एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर कर सकता है। आज के बाद ये भूलना नहीं, वरना पूरे पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक में बहुत तंग होने वाले हैं। ये क्या हो गया? तो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आए और अनपेयर कर सकता है। तो यहाँ पे ये सारे कामयाब है, एक ही को तो करना है, इसीलिए हाइड्रोजन भी चल गया, आयोडीन भी चल गया, इसीलिए क्योंकि एक ही को अनपेयर करना था। तो सबसे पहली शर्त तो है इनमें से कोई आया तो इसको अनपेयर कर देगा। अनपेयर करते ही
और भी हो सकते हैं बट मैंने 4-5 ही लिखे हैं। ऑक्सीजन तो आएगा इसलिए बार बार बोल रही हूँ। और भी कोई आया जैसे +3 हुआ, +3 होते ही ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बच्चों? 3। लेकिन 3 तो कोई तरीका नहीं है ऑक्सीडेशन स्टेट देने का। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे बताई जाती है? प्लस या माइनस। इस एलिमेंट पे खुद पे क्या चार्ज आया? चार्ज से क्या कंफ्यूज होते हैं? इतने इलेक्ट्रॉन छोड़े होंगे, रिलीज किए होंगे। भाई कोई नहीं छोड़ रहा, अंदर ही है, आयन नहीं बना रहा। कहीं आप सोचो बोरोन का ही आयन बन रहा है, आयन बन रहा है? नो। मैं कैसे इसके आगे +3 लिख सकती हूँ? क्योंकि इसके साथ एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा, तो इसके ऊपर चार्ज बोरोन के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव। बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए 3 फ्लोरीन आए। बॉन्ड तो कोवेलेंट है, इसीलिए गलती से भी ये मत सोच लेना ये आयोनिक है। पर चार्ज क्या है? +3। आप एक तरफ चार्ज बोल रहे हो, एक तरफ आयनिक नहीं है बोल रहे हो, कैसे? हाँ, इसीलिए चार्ज की जगह शब्द इस्तेमाल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ये इसका चार्ज नहीं है, ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। बोरोन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई? +3। इट डजंट मीन इट इज एनी कैटायन ऑफ +3, नो। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हुई +3। तो क्यों +3 हुई? क्योंकि फ्लोरीन तो नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन तो चलो सबसे ही ज्यादा नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इनके आपस के कंपैरिजन की वजह से आता है। ठीक है, चलिए जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं, अभी जो थोड़ी देर पहले स्क्रीनिंग पढ़ाई, मैं छोड़ भी सकती थी उसको बट मेरा ये खराब होता, उसको अप्लाई करते हैं। एग्री करते हो इस लाइन को? जैसे जैसे मैं ग्रुप में नीचे गई वैसे वैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हुआ? पेनल्टीमेट। अब सबको पता है पेनल्टीमेट शेल कौन सा है? 3D। अगर मैं 4s पीरियड की बात करूं, उससे नीचे जाऊंगी 4D, 5D। ये जो अंदर वाला D है ये क्या कहलाया? पेनल्टीमेट। तो पेनल्टीमेट शेल के अंदर स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है, जैसे जैसे मैं ग्रुप में नीचे जा रही हूं मेरा स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर से पुअर होता जा रहा है। इसमें P ब्लॉक की मैं बात करूं तो इसमें स्क्रीनिंग कौन करता है? 2P। 3P और 3s के अंदर 2P है। इसमें स्क्रीनिंग कौन करता है? D। इसमें स्क्रीनिंग कौन करता है? D। इसमें स्क्रीनिंग कौन करता है? यहां बैठे F, पुअरेस्ट। जैसे जैसे मैं ग्रुप में नीचे जाती जा रही हूं स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर पुअर पुअरेस्ट होता जा रहा है। एग्रीड और नॉट? अब ये तुम्हें एक्सप्लेन ना भी करना आए, बोर्ड तो है नहीं इसका, 12th बोर्ड में तो आना नहीं जो तुम्हें एक्सप्लेन करना है, याद तो रहेगा ना कि डाउन द ग्रुप स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है। क्यों होता है मेरे को नहीं पता, टाइम मत वेस्ट करो, मेरे को पता है बस कि होता है। तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन के चक्कर में मत पड़िएगा, वो हमारा काम है। अगर आपको याद है डाउन द ग्रुप स्क्रीनिंग पुअर होता है, इट सर्व्स योर पर्पस, कहीं थ्योरी नहीं छापनी आपने। जैसे जैसे मैं नीचे गई स्क्रीनिंग इफेक्ट का क्या हुआ? पुअर 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 डिक्रीजेस। नीचे अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट कमजोर होता जाता है उसकी वजह से क्या चीज बढ़ती है? एक यही चीज है जो आपको P ब्लॉक की 6 ग्रुप में लेके जानी है, इसीलिए आई एम टेकिंग अ फ्रेश स्टार्ट। Z इफेक्टिव क्या होता जाएगा? Z इफेक्टिव क्या था? किस ताकत से मैं तुम लोगों को खींच सकती हूँ। बीच की स्क्रीन पुअर होती गई, Z इफेक्टिव होता जाएगा इंक्रीज। इसका नतीजा क्या होगा? Z इफेक्टिव की वजह से क्या होगा ना? रेडियस तो बात ही नहीं कर रही है, अब तो हो गया, वो तो तुम कर ही लोगे। ये है न्यूक्लियस, बीच में जो भी थे और ढाल कह लूं स्क्रीन कह लूं जो भी थे। अब ये Z इफेक्टिव पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स पे पहुंच गया, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे पहुंच गया। सबसे पहले इन दोनों में से किसको वो Z इफेक्टिव झेलना पड़ेगा? इन दोनों में से सबसे पहले सामना किसका होगा Z इफेक्टिव से? NS2 का। सबसे पहले जो Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज छन के पहुंच गया पुअर स्क्रीन्स के थ्रू, उसके काबू में उसका वो सबसे पहले किसके कॉलर पकड़ेगा? NS2 के। आजा बेटा श्रिंक बोले। NS2 की मुसीबत क्या हो गई? उसको न्यूक्लियस ने टाइटली पकड़ लिया। थोड़ा सा NP1 उसकी शेडो में तो आ गया, तो पहले आगे तेरी बलि चढ़े बाद में मेरी। चाहे काबू में आया नहीं आया, ये अनपेड है, ये बॉन्ड बना लेगा। तो जैसे जैसे तुम नीचे जाते जाओगे इसका तो बॉन्ड बनाना तय है, बॉन्ड में पार्टिसिपेट करना तय है, क्योंकि बॉन्ड बनता ही तब है जब कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसको पेयर होना है, अल्टीमेट स्टेबिलिटी तभी आती है।
तो ये तो बॉन्ड बनाएगा ही, कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, 1 का, ये नहीं बना पाएगा। क्यों? न्यूक्लियस ने दबोच लिया इसको। इसको क्या बिहेव करना पड़ेगा, आलसी, नोबल गैस, आइडियल गैस नहीं बोल रही मैं, नोबल गैस। आलसी मतलब केमिस्ट्री में आलसी का मतलब है इनर्ट, नो रिएक्शन। केमिस्ट्री में तो हर उस एलिमेंट को मैं आलसी बोलूंगी जो रिएक्ट नहीं करता। इसी पर एक बहुत बड़ा नाम आपके पास आ रहा है, दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाउ बिहेव एज इनर्ट। इस पे मिलेगा आपको अब इफेक्ट इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब मैं धीरे धीरे इसको आईपी इफेक्ट कर दूंगी, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब NS2 तो जम गया अंदर, पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा, तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट एक और सीन में आ गई यहां पे, 1 इज नॉट राइट, इट शुड बी +1। तो इस ग्रुप में +1 कहां सबसे पॉपुलर होगा? जैसे स्क्रीनिंग घटता जाएगा वैसे वैसे Z इफेक्टिव बढ़ता जाएगा। स्क्रीन किधर पुअर है, सबसे नीचे वाले मेंबर में। कौन है स्क्रीन, F इतना पुअर स्क्रीन है कि वो क्या करेगा, वो Z इफेक्टिव को इतना बढ़ा देगा कि NS2 तो दबोच लिया, वो तो निकल ही नहीं सकता। निकालने में तुमको इस अर्थ से तो कहीं बाहर ही जाना पड़ेगा, नहीं निकल सकता। उसका बॉन्ड, उसकी जो पावर है जिससे रोक रखा है, वो ड्रास्टिक कंडीशन लानी पड़ेंगे। ड्रास्टिक कंडीशन हम पढ़ नहीं रहे, अंडर नॉर्मल कंडीशन नहीं होगा। तो इसको और प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं, प्रॉपर समझते हैं। आपको मैंने इसकी पूरा दायरा समझा दिया, जो नोट ना करने वाला हो समझने वाला हो। फिर सुनिए, ऊपर के मेंबर में स्क्रीनिंग बहुत बढ़िया है, न्यूक्लियर चार्ज को बीच वाले रोक लेते हैं, बाहर वाले पे कोई असर नहीं, आराम से इसका 2 जंप करेगा, अनपेयर होगा, 3 बॉन्ड BCl3 BF3 BH3 दबा के बनेंगे। एल्यूमिनियम में भी स्क्रीन कौन सी थी बच्चों, 2p थी स्क्रीन, अच्छा स्क्रीन है। फिर Z इफेक्टिव कमजोर हो गया, यहां तक पहुंच के दब गया, आप लोग जो पीछे बैठे हैं अनपेयर हो जाएंगे और बॉन्ड बन जाएगा। देन कम्स गैलियम। गैलियम में स्क्रीन कौन थी, D स्क्रीन स्टार्ट्स पुअर स्क्रीन, न्यूक्लियर छन के चार्ज पहुंच गया और पकड़ना शुरू कर दिया NS2 को। NS2 को अनपेयर होने में दिक्कत होने लगी तो +3 का मामला टेढ़ा हो गया। +3 उतना बढ़िया नहीं बन पाएगा, बन तो जाएगा बट एनर्जी उधार लेनी पड़ी। अब किसी को एनर्जी उधार लेनी पड़ी तो नेचर में वो अनस्टेबल है। इसके बाद मैं इसके पास्ट ईयर ला रही हूँ, यहाँ पे क्या क्वेश्चन आए हुए तो वो आप जवाब दोगे जब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो। सो इस तरह से जैसे जैसे तुम नीचे जाते गए, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम मोर पॉपुलर। एम आई राइट? लिखा है फॉर द सेक ऑफ नोट्स। जैसे जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट नीचे जा रहे हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता जा रहा है बच्चों, पेनल्टीमेट शेल का डिक्रीज, डाउन एरो मतलब घटना। और मैंने इसमें फॉर वन लास्ट टाइम आपको स्क्रीन्स दिखा दिए, पुअर स्क्रीन अलग कलर से। स्क्रीन पुअर होती गई, स्क्रीनिंग इफेक्ट इस बहाने वो भी कर लिया पीरियोडिसिटी में। D एंड F पुअर स्क्रीन्स हैं, जिसकी वजह से जैसे जैसे नीचे गई स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीज हुआ। इसका मतलब डाउन द ग्रुप, अक्सर स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीज होता गया, Z इफेक्टिव बढ़ता गया। Z इफेक्टिव के बढ़ने में NS2 को बहुत ज्यादा, ये वो भाषा है जो आपको असर्शन, रीजन या ऑब्जेक्टिव के चॉइसेस में मिलेगी। वो खींचना खांचना वर्ड तो वहां नहीं मिलेगा। स्ट्रॉन्ग इनवर्ड पुल इज द वर्ड। स्ट्रॉन्ग इनवर्ड पुल का मतलब NS2 बिकम्स लेजी टू रिएक्ट। एक बार 2 बार लिखना पड़ता है, याद नहीं होता, उसके बाद तो इतना चलेगा भी, 1 हफ्ता यही चलेगा। टेक अ इनर्ट पेयर इफेक्ट अब समझ में आ गया। अब अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट मैं सीधे पूछ लूं, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहां ज्यादा लागू होता है, अप द ग्रुप और डाउन द ग्रुप? डाउन द ग्रुप, करेक्ट। सो अब मैं आ जाती हूं, इसके ऊपर कोई मेरे से क्या पूछ सकता है, इसी के क्वेश्चंस, राइट? इसके ऊपर मेरे से क्या पूछा जा सकता है? पहले तो सारी इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट करते हैं एक बार और। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है ये पार्टिसिपेशन, NS2NP1। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है सिर्फ और सिर्फ NP1 पार्टिसिपेशन। यही बताया मैंने, ये पार्टिसिपेट ना कर पाने के चक्कर में ही ये ऑक्सीडेशन स्टेट आई थी। अगर ये पार्टिसिपेट कर पा रहा है फिर तो अपना बढ़िया +3 हो ही रहा था। चलिए
ये बात जो मैंने बातों बातों में आपसे फिक्स कराई, यानी कि अगर मैं थेलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 लिख रही हूं, मेरे हाथ कांपने चाहिए लिखने में, होती नहीं है ये। क्यों नहीं होती भाई? इसका इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से NH2 तो ब्लॉक पड़ा है, ये नहीं होगी। मैंने हाइपोथेटिकली बनाई, बोलने बोलने भर में इमेजिनेशन से बनाई और कहा क्यों नहीं होगी भाई? नहीं होगी क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से वो इलेक्ट्रॉन अनपेयर ही नहीं हो पा रहा, तो तुम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाओगे कैसे? तुमने जो हाइपोथेटिकली अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, अंडर योर ह्यूज एफर्ट्स बना भी ली, तुरंत आसपास से 2 इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। हवा पानी तो हर तरफ है, तुरंत ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। मुझे तो यहाँ घर जाना है, मेरी तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1, आई फील होम। ये चेंज हाईली स्पॉन्टेनियस होगा। ये क्वेश्चन पिछले साल थर्मोडायनेमिक्स की डीपीपी में नहीं दिए गए। बहुत से क्वेश्चन थे, इनमें से किसका डेल्टा जी नेगेटिव, किसका डेल्टा जी पॉजिटिव, और तब भी कहा था थर्मो पूरी 12th में एक ही जगह आएगा, रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव और पॉजिटिव गेस करने में, और कहीं नहीं आने वाला। अगर कोई रिएक्शन हाईली स्पॉन्टेनियस है तो उसका डेल्टा जी हाईली नेगेटिव होगा। ये स्पॉन्टेनियस है, तुम रोक नहीं सकते इस चेंज को। स्पॉन्टेनियस तो छोड़ो, यू कैन नॉट स्टॉप दिस चेंज। व्हाई? बिकॉज +3 इज हाईली अनस्टेबल, +3 डू नॉट एग्जिस्ट, दिस एग्जिस्ट हैप्पीली। इसका मतलब अगर मेरे पास आ गया मेरे क्वेश्चन में, या अंडर हाई लैब कंडीशंस में मैंने बना भी लिया, तो TlCl3 को आप +3 मानते हो? इसके अंदर आपका थेलियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सब मानते हैं इस बात को। ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में रह नहीं पाती। किस में जाना है इसको जल्दी से? +1 में। +3 से +1 में जाने के लिए इसको क्या करना पड़ा? किसी से भी 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़े। Addition of electron to myself means I am reducing myself. Gain of electron is reduction. तो मेरा क्या हुआ? रिडक्शन। सामने वाले का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो मैंने सामने वाले को हेल्प कर दिया ऑक्सीडाइज होने में, बिकॉज आई वॉज डेस्परेट टू हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स टू गेट स्टेबिलिटी। तो आपके पास आज से 5-6 साल पहले का सवाल है, ये अभी का सवाल नहीं, इजी सवालों में जानते हैं इसको। Why TlCl3 is good oxidizing agent? ये आपको लिस्ट दे, पूरा P ब्लॉक आ गया तो भाई मैं 50 की लिस्ट दे दूंगी। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ कंपैरिजंस। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है? चार्ज की वैल्यू, मैग्नीट्यूड तो कम है, इसमें मैग्नीट्यूड ज्यादा है। चलिए, +1 और +3 में हाई चार्ज किसके पास है? +3 के पास। जितना कम चार्ज, ये चार्ज वो वाला चार्ज नहीं है, ऑफ कोर्स, आई होप सबको क्लियर है। जितना कम चार्ज उतना कम कोवेलेंट कैरेक्टर। आप कहोगे चार्ज ज्यादा होता है तो उल्टा आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, चार्ज कम होता है तो आयोनिक कैरेक्टर कम होता है। आपको पता है ये वाला चार्ज नहीं है। ये कहां से उठा के ला रही हूं? कैन समबडी हेल्प मी? टॉपिक का नाम बोलो। फजान्स रूल। फजान्स रूल कहता है जितना, जिसको फजान्स, यही मैंने आज क्लास की स्टार्टिंग में बोला, जिसको जो टॉपिक लगे, मेरे को भूल गया है, ये 1 हफ्ता 10 दिन है, फैकल्टीज के पास आइए मॉर्निंग इवनिंग, हमें फजान्स रूल कराओ, मैम ने क्लास में नाम लिया था, राइट? तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में चार्ज कम, जिसका चार्ज जितना कम उसमें उतना कम पोलराइजेशन, उसका उतना कम कोवेलेंट कैरेक्टर। ये डाटा मेरे को मिलता है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर फजान्स रूल से। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा कोवेलेंट। वो तुम्हारा आयोनिक से उल्टा जा रहा है, चार्ज ज्यादा तो आयोनिक नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड में ही बात हो रही है, तो काहे का आयोनिक बॉन्ड ला रहे हो? सो ये सारी बात हो रही है कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर। ये आपका एक पॉपुलर क्वेश्चन बनने वाला है। मैं आपको एक क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चीज के लिए बताऊं, अभी इसको भूल जाना। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 4 स्टेटमेंट होंगी, इनमें से कौन सी गलत कौन सी सही, कुछ ऐसा। और ये इनऑर्गेनिक में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं। विच इज मोर कोवेलेंट? जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा कोवेलेंट। फॉस्फोरस पे चार्ज यहां है +3, यहां है +5, 5 क्लोरीन की वजह से क्रिस क्रॉस। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा कोवेलेंट। तो अगला तो इसमें होता है वाई, तो वो वाई की तरफ ही हम जा रहे हैं। जब मैंने कहा आप लोग फजान्स रूल रिपीट करेंगे अगर आप मिस कर रहे हैं
तो जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा कोवेलेंट। अब आ जाती हूं मैं 13th फैमिली पे। ये तो मैंने 15th ग्रुप उठा लिया, गैलियम के दोनों लिख रखे हैं मैंने। अब आप सोच के देखिए, जब 15th ग्रुप चल रहा होगा नाइट्रोजन फैमिली, मैं सीधे ये क्वेश्चन पूछूंगी, मैं फिर से थोड़ी बताऊंगी। और जब नहीं आया 3 4 को 5 6 को तो कुछ तरीके से डालेंगे दिमाग में। बट आपको फायदा कितना होगा अगर आप उस वक्त बता देते हैं, आपके कॉन्फिडेंस में अप आएगा। और 12th में यही चाहिए होता है, 11th की तरह नहीं करना होता। कोई बात नहीं, एक बार और टाइम नहीं है। So why this is more covalent? More the charge, more is the covalent character. फजान्स रूल छोटा सा लिख लिया पॉकेट में, कभी भूले तो फजान्स रूल केमिकल बॉन्डिंग से। फजान्स रूल ज्यादातर बच्चों का मैंने देखा है, फजान्स रूल रेफर टू दिस चैप्टर लिखा होता है अपने नोट्स में, फटाक से खोली कॉपी और देख लिया क्या इशू है। सो ऐसे ही इंडियम की बात करूं तो अब तो क्या ही बताना रह गया, कौन सा मोर कोवलेंट कौन सा मोर आयनिक बता लेंगे। आई नो इंडियम में इनमें एग्जिस्टेंस का इशू है, बट अगर है मेरे क्वेश्चन में तो क्या मेरी क्लास इनर्ट पेयर इफेक्ट के डिपेंड करता हुआ 2 कैटेगरी क्वेश्चन रिसीव कर सकती है? एक तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ढूंढना और दूसरा कोवेलेंट कैरेक्टर और आयोनिक कैरेक्टर ढूंढना। पूछो कुछ क्वेश्चंस। इनर्ट पेयर इफेक्ट का एक इंप्लीमेंटेशन तो मैंने आपको बता दी। ये क्वेश्चन है, ये पहले मैंने क्लास टेस्ट में डाला था, फिर मैंने हटाया स्पेशली ये सोच के कि पता नहीं रेडॉक्स का ई नॉट लोगों को कितना याद है, और आज पहली क्लास है तो आज तो रिवेंज सा हो जाएगा लेना, तो अगली क्लास में ले लेंगे। अगले ग्रुप में इसका टेस्ट में क्वेश्चन डाल देंगे। वैल्यू, ये ई नॉट वैल्यू क्या थी क्विकली बता रही हूँ, रेडॉक्स चैप्टर। ई नॉट वैल्यू इज रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। किसी भी चीज को तुम रिड्यूस करोगे वो रिड्यूस होगी तो वैल्यू होगी पॉजिटिव। अब इसके लिए आपको रेडॉक्स दोबारा पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, एटलीस्ट रेडॉक्स तो पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगले चैप्टर्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सारा रेडॉक्स दोबारा आएगा। तो रेडॉक्स रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू का मतलब क्या है? किसी भी चीज को जब आप रिड्यूस करते हो उसकी टेंडेंसी, अगर वो रिड्यूस खुशी से हो रही है पॉजिटिव में हाई, अगर वो रिड्यूस ऐसे ही हो रही है बस जरा मरा पॉजिटिव में लो वैल्यू, रिड्यूस हो ही नहीं रही नेगेटिव वैल्यू। इतना याद रखेंगे तो रेडॉक्स का बेसिक आ गया। अब मेरे को सब्जेक्टिव के लिए नहीं तैयार करना है, ठीक है? तो अब अगर मैं आपको बोलूं एल्यूमिनियम +3 से एल्यूमिनियम कन्वर्ट होने की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब ये नहीं होता। नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या है? ई नॉट में वो रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। मैं सीधे डिफिकल्ट क्वेश्चन पे आ रही हूं, एक ऊपर और है अभी, बट पहले ये करा के देखती, थोड़ा क्लास का मूड देखना है। इसमें दिक्कत आई कि पहले में थोड़ा सा जज करना है उसको। एनीवेज, एल्यूमिनियम +3 से 1 नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज इट इज हैप्पी हेयर। नेगेटिव का मतलब क्या है? नॉट इंटरेस्टेड, तुमने जबरदस्ती करवाया है, तो इट इज हैप्पी हेयर। इट इज हैप्पी हेयर का मतलब क्या है? स्टेबल है भाई। एल्यूमिनियम +3 इज स्टेबल, 3 बॉन्ड बना के ज्यादा बढ़िया टिका हुआ है। ओके। थेलियम में क्या है? थेलियम में +3 से 0, हाईली पॉजिटिव। पॉजिटिव में डेसिमल में नहीं है, 1 पॉइंट समथिंग है। इसका मतलब क्या है? ये इसमें बिल्कुल खुश नहीं था, इट वॉज वेटिंग फॉर दिस चेंज। इट मीन्स दिस इज नॉट एट ऑल स्टेबल। वजह तुमको पहले ही पता है, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट हम करके आए हैं। अगेन वैल्यू क्या है? पॉजिटिव में। पॉजिटिव में ठीक है, ये भी है, लेकिन ये इसमें ज्यादा खुश है, हैप्पीली गोइंग चेंज, नॉट एज कंपेयर टू दिस नीचे वाला। यहां तो जाने में इंटरेस्टेड नहीं था ये पहला क्वेश्चन। यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम की +3 वॉज स्टेबल इनफ टू एग्जिस्ट, बट एल्यूमिनियम की +1 वॉज नॉट स्टेबल इनफ टू एग्जिस्ट। वाई? इनर्ट पेयर इफेक्ट है ही नहीं एल्यूमिनियम में। क्यों वो एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कराएगा? जब सेम एनर्जी के खर्चे पे किसी के 3 बॉन्ड बन सकते हैं, तो वो उस एनर्जी के खर्चे पे 1 बॉन्ड क्यों बनाएगा? इतना बेवकूफ तो कोई भी नहीं है, तो ये भी नहीं है। तो ये रीजंस कैसे मैनिपुलेट होते हैं वो देखिए। अच्छा, अभी आखिरी वाला, Tl पॉजिटिव से Tl, ये चेंज नहीं चाहिए मेरे को, माइनस। क्यों नहीं चाहिए? गुड इनफ टू स्टे।
एक बॉन्ड बना के इसको फायदा हो रहा है तो रुका हुआ है, इसको नहीं छोड़ना अपने उस एक बॉन्ड को रिड्यूस होने के लिए आना, नहीं चाहता वो रिड्यूस होना। अब मेरे को बताओ इसमें से, थोड़ा मुश्किल सवाल पूछ रही हूँ, पहले तो इजी पूछ लूँ, सॉरी। इन दोनों में से जो क्वेश्चन था ओरिजिनल वो यही था, 4 स्टेटमेंट थी, मैंने 4 स्टेटमेंट्स को कुछ टुकड़ों में बना दिया। इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल ऑन द बेसिस ऑफ अबाउट डाटा? क्वेश्चन ये था, अबाउट डाटा जिसको देखना पड़ गया वो जाल में फंस गया। ये डेटा तुम देख देख के वैसे ही पगला जाओगे, हमें पहले पता होना चाहिए कि इसमें कौन ये, इसमें कौन ये, इसमें, इसके लिए किसी को अबाउट डाटा देखना पड़ सकता है, बट मुझे नहीं लगता देखना चाहिए। जब मैं लिखवा चुकी हूं कि +1 ऊपर वालों में पॉपुलर नहीं है, नीचे वालों में पॉपुलर है, तड़ाक से ये मैंने सेम तो नहीं लिख दिया कुछ, नहीं, चेक। ये क्वेश्चन 2-3 साल पहले का ही है, और अगर उनके जाल में फंस डेटा तो आपका टाइम वेस्ट होगा। आप आंसर तो फिर भी निकाल लोगे, गेम इज अबाउट टाइम। तुम्हारे 2.5 मिनट लगे कि 5 सेकंड लगे कि 25 सेकंड लगे, बस ये खेल है सारा, तो हो जाएगा ये। अच्छा, अब चूज गुड ऑक्सीडाइजिंग। अभी मेरा ग्रुप 13 चल रहा है तो मैंने 2 ही दिए, तो क्लास टेस्ट में नंबर आ जाएंगे बढ़िया करके, खुश भी हो जाऊंगी मैं भी, तुम भी। जब पी ब्लॉक पूरा आएगा तो मेरे पास 6 फैमिलीज हैं, हर फैमिली से 2 उठा के दूंगी, 12 से 14 में ढूंढना होगा, एक तो मिस करोगे इंटीजर टाइप में। माई गेम इज डन। चूज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्या होना जरूरी है? खुद रिड्यूस। कौन हैप्पीली +2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा? बिकॉज ऑफ ये है इनर्ट पेयर इफेक्ट। आपको ये बात पता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, अब तक तो ये पता है। इस ग्रुप की बात हो रही है बच्चों, +1 +3 में से किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है? +3। तो मैंने एक बात बना ली अपने दिमाग में, माइंडसेट बना लिया, इस ग्रुप में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो पक्का कोवेलेंट होगी। बता के आए हो, होगी, बिल्कुल सही। लेकिन वो तब कामयाब है बात जब एनहाइड्रस कंडीशंस हैं। अभी तक कहीं वाटर सीन में नहीं आया। अगर मैं AlCl3 की बात कर रही थी तो AlCl3 की बात कर रही थी, अगर मैं BCl3 की बात कर रही थी तो मैं BCl3 की बात कर रही थी। अभी तक एक्वस कंडीशन नहीं आई, तो अकेले वो कंपाउंड बात हो रहे थे। एक्वस कंडीशन में कुछ और ही मामला हो जाता है। एनहाइड्रस कंडीशन है, मतलब ही नहीं +3 का आयन बन जाए। तुम एल्यूमिनियम +3 का आयन बनाओ, बहुत मुसीबत होने वाली। क्या मुसीबत होने वाली? 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे इसके, टोटल रिमूव्ड। पहली आयोनाइजेशन एंथैल्पी दोगे, दूसरी दोगे, तीसरी दोगे, काफी महंगा सौदा है। एल्यूमिनियम +3 आयन आज से पहले भूल जाओ, एल्यूमिनियम का कैटायन नहीं होता। लेकिन जैसे ही मैं एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 लाई और उसके अंदर एक्वस कंडीशंस दी, तो मामला कुछ पलट गया। यहां पर जो बात चल रही थी एनहाइड्रस कंडीशन और हाइड्रस कंडीशन की, सोच के देखो, मैं अगर AlCl3 लाई तो एल्यूमिनियम पे +3, बार बार बताया, चार्ज नहीं है, कैटायन नहीं है, ये है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आप सोच रहे हो ये कैटायन है तो भूल जाओ, ये कैटायन बिल्कुल नहीं है। 3 आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत महंगा पड़ेगा। ये है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब अगर इसमें मेरे को 3 आयोनाइजेशन एनर्जी देने के लिए कोई मिल जाए तो इसका कैटायन बन सकता है। अब कौन मिल जाए? वाटर। अगर एल्यूमिनियम, ये लिखना मत जो मैं अभी लिख रही हूँ, ये तो लिखने लायक है, वो अगली स्लाइड पे साफ सुथरा आएगा। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ एक्वस जोड़ दूं, मतलब बहुत सारा वाटर है, बहुत सारा वाटर है। वाटर एक हाईली पोलर लिक्विड है, उसके पास वो ताकत है कि वो नमक या कोई भी सॉल्ट, नॉट नमक, कोई भी सॉल्ट जैसे कि NaCl, उसको तक तोड़ देता है। तो ये तो क्या ही है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड को ये तोड़ देगा, एल्यूमिनियम +3 बना देगा। तो एल्यूमिनियम +3 अगर वाटर बना देगा, क्या वाटर में इतनी काबिलियत है कि 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने लायक एनर्जी कॉम्पनसेट कर रहा है? ऐसे कैसे, वो देखना है अभी मुझे, ऐसे कैसे। बट उससे पहले क्या सबको ये बात समझ आ गई जो लिखा है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड इज ऑलवेज कोवेलेंट इफ इट इज एनहाइड्रस। 3 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बने हुए। लेकिन अगर ये पानी के साथ है, इफ इट इज अंडर एक्वस कंडीशन, इट इज नॉट कोवेलेंट। तब ये Al+3
इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होने के साथ साथ इसका चार्ज भी बन जाएगा। कैसे पॉसिबल हुआ ये? लेट्स सी दैट एवरीबडी, इट्स अ फैक्ट। अब इस फैक्ट के ऊपर मेरे को पोस्टमार्टम करना है, ऐसे कैसे भाई? वो समझना है तो वो समझते हैं। ये मेमोरी हुई, अगली स्लाइड पे इसका रीजन हुआ। ये फैक्ट है, अगली स्लाइड पे इसका रीजन है। तो लेट्स स्टडी रीजन। कहाँ पढ़ा है हमने ये? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो इसको फिर से देखते हैं, ठीक है। अगर मैं सोचूं नहीं भाई मैं तोड़ के इसका एल्यूमिनियम कैटायन बना सकती हूँ, मुझे किलो जूल पर मोल में इतना खर्चा करना पड़ेगा, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन। इसके बहाने मैंने ला दिया सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज आर ऑलवेज ग्रेटर, तब भी एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल ही लिया जाता है एनसीईआरटी के हिसाब से। एनीवेज सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज बढ़ती गई और इन तीनों का एडिशन इज ह्यूज। भूल जाइए एल्यूमिनियम +3 इज अ कैटायन, बट द मोमेंट यू इंट्रोड्यूस वाटर, वाटर का खास बात, इट इज पोलर। पोलर का मतलब इसके पास एक पार्शियल पॉजिटिव एंड भी है, इसके पास एक पार्शियल नेगेटिव एंड भी है, और दो लोन पेयर भी। इसका डायपोल मूवमेंट इज वेरी हाई, और ये एरो उसका मैग्नीट्यूड, लंबा एरो मतलब बड़ा मैग्नीट्यूड, छोटा एरो मतलब छोटा सा है डायपोल मूवमेंट। तो डायपोल मोमेंट वाटर का बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसके जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं। इसके पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बहुत स्ट्रांग हैं, तो हमने AlCl3 को कैसे पटाया यहाँ पे आयोनिक होने के लिए। हमने कहा टूट जाओ। कैसे टूट जाऊं? Al+3 को तुम रोक ही नहीं पाओगे, वापस आना पड़ेगा, क्योंकि ये अनस्टेबल है, इसको बहुत एनर्जी चाहिए, ये तो नहीं रुकेगा। तो इन्होंने क्या ऑफर किया? विल गिव यू दैट एनर्जी, विल कॉम्पनसेट दैट एनर्जी। हाउ? वाटर के मल्टी लेयर मॉलिक्यूल्स, मल्टी लेयर, ऊपर से नीचे से साइड से मल्टी लेयर मॉलिक्यूल्स ने आके इसको घेर लिया। एल्यूमिनियम को क्या चाहिए? ऑपोजिट चार्ज नेगेटिव, इसके पास नेगेटिव एंड है, अपने नेगेटिव एंड यानी कि ऑक्सीजन। हर वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन सामने ले आया, थोड़ा सा नेगेटिव इससे ले, थोड़ा सा इससे ले, मल्टी लेयर्ड नेगेटिव चार्ज कीप एल्यूमिनियम +3 हैप्पी। तुम्हारा चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, तंगी चार्ज की थी, +3 चार्ज तंग कर रहा था, न्यूट्रलाइज कर देंगे। वाटर का इतना घेरना विदाउट फॉर्मिंग अ बॉन्ड, कहीं ट्रू बॉन्ड तो नहीं बन रहा, विदाउट फॉर्मिंग अ बॉन्ड वाटर का मॉलिक्यूल अगर आके घेरता है, उस थ्योरी को या उस पूरे फिनोमिना को कहते हैं हाइड्रेशन। वाटर ने आके हाइड्रेट कर दिया, हाइड्रेशन। और इस हाइड्रेशन में कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व है? अट्रैक्शन फोर्सेस हैं, वाटर का O का नेगेटिव और एल्यूमिनियम का पॉजिटिव। कैन समबडी हेल्प मी? कौन से फोर्सेस? कहां से आया है? बिल्कुल सही आया, इसलिए जानना चाह रही हूँ लड़कियों में कहीं से आया। आयन डायपोल, इसकी कैटेगरी क्या थी? वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो कोई दुख ना मनाए, हमने 11th पढ़ी नहीं थी, जिन्होंने पढ़ी थी वो भी भूले बैठे हैं। वैन डर वाल्स फोर्सेस, दो नॉन बॉन्डेड चीजों के बीच लगने वाला फोर्स भी वैन डर वाल्स फोर्स है। वो करते होंगे बचपन में, वैसे तो बचपन ही चल रहा है आप लोगों का, स्केल रगड़ा या बालों पे, या हमने बॉक्स रगड़ा और कागज के छोटे छोटे टुकड़े उस पर चिपक गए, उसको फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं आप लोग। अच्छा, हम उसको भी वैन डर वाल कहते हैं, केमिस्ट्री में जो टर्म्स हैं वही। दो चीजें जो साथ रह नहीं रही हैं, बॉन्डेड नहीं है, लेकिन उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको कह सकते हो आप वैन डर वाल फोर्स। ये होता है वैन डर वाल फोर्स। किन दो चीजों के बीच है? एक तो है आयन और एक हाईली पोलर मॉलिक्यूल। तो इन इंटरेक्शंस की कैटेगरी हो गई आयन डायपोल इंटरेक्शंस, और ऐसे फोर्सेस को जो दो नॉन बॉन्डेड चीजों के बीच बनते हैं उनको कहते हैं वैन डर वाल फोर्सेस। मैंने कहाँ लिया था? केमिकल बॉन्डिंग के एंड में। तो अगर किसी को लगे मेरा फजांस रूल उड़ा हुआ है, मेरा वैन डर वाल फोर्स उड़ा हुआ है, कर लेना, 12th की इनऑर्गेनिक तंग करेगी, ठीक ठाक, जेई नीट की तो जरूर करेगी, तो नोट कर लेना और फैकल्टी की हेल्प से करिए इसको। आई विल बी मूविंग स्लो। सो हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी रिलीज हुई, रिक्वायर्ड शायद यहाँ पे 3200 केल्विन थी, 3200 किलो जूल थी, इसने 5000 रिलीज कर दी, एक्स्ट्रा ही दे दी। क्यों ना जाए एल्यूमिनियम आयोनिक में? रिक्वायर्ड अगर 3200 थी फॉर एग्जाम्पल, तो इसने कितनी दे दी? 5000 दे दी। तुमने 3200 मांगे थे, लो मैं 5000 दे रही हूँ, और इतनी एनर्जी दे रही, तो क्यों ना वो आयोनिक रहेगा, उसको तो उल्टा एक्स्ट्रा मिल गया। सो दिस इज हाउ
वाटर टर्न्स द टेबल अराउंड। हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से एल्यूमिनियम +3 आयन बन पाया, बट ओनली एंड ओनली, ऑब्वियसली हाइड्रेशन को ऐसे बना तो किसकी प्रेजेंस में? सिर्फ वाटर की प्रेजेंस में। मुद्दा ये नहीं कि समझ आया कि नहीं आया, मुद्दा ये कब तक याद रहेगा। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। नेक्स्ट क्लास इसी स्लाइड से स्टार्ट होगी। ये सब के सब कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने का क्या मतलब है? ऑक्टेट पूरा ना होना। भाई 3 बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट तो पूरा नहीं है। ऑक्टेट अगर पूरा नहीं है तो दे विल ऑलवेज बी डेस्परेट टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेप्टेंस हर वो चीज कर सकती है, या जो भी चीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है उसको एक और नाम से जाना जाता है, लोएस एसिड। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना खुद का रिडक्शन है, एग्रीड, वो एक अलग बात है। लेकिन एनी स्पीशीज विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रेडी टू एक्सेप्ट एनी इलेक्ट्रॉन विल बिहेव एज एन एसिड। तो ये तो पूरा ग्रुप ही लोएस एसिड्स का होगा। यस, BCl3, AlCl3 एंड सो ऑन। इसके बारे में सोच के आइएगा। ये स्लाइड क्यों दिखाई है? केमिकल बॉन्डिंग में लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बाद वायलेशन ऑफ लुईस डॉट आया था, उस जगह को देख के आना किस किस में ऑक्टेट पूरा नहीं होता, किस किस का सुपर ऑक्टेट होता है। यहां से नेक्स्ट क्लास शुरू होगी।